वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान जो कि आपके शिक्षक पद के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके हम 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज सॉल्व करते हैं। शुरू के 1-2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा-सा ब्लर दिख रहा होगा, ये ब्लर पीडीएफ स्कैन के कारण ही ऐसा हुआ है, बाकी के क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलने वाले हैं। मैं क्वेश्चंस को रीड कर दूँगा ऑप्शंस के साथ, आप बस समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका सही आंसर क्या है, क्योंकि सुना हुआ दोस्तों लॉन्ग टाइम तक दिमाग में बैठा होता है। क्लियर है? आइए बिना समय बर्बाद किए आज के प्रश्न क्रमांक 91 और जो आज का जो पेपर है ये जनवरी 2022 सीजी टेट का जो 60 क्वेश्चन हुआ था ये उस पे आधारित होगा। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये बोलता है, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न अगर आता है तो इसका निर्णय कौन करेगा। ठीक है, अगर कोई सबसे पहले तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जस्टिस के अगर एज रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका जो फाइनल जो डिसीजन है वो कौन करेगा। ठीक है, कौन करेगा तो पहला बोलता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, आयु के विषय में जो कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति जी करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर। क्लियर हो गया? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, उसका निर्णय करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 91 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है? अब देखिए बात कर रहा है कि नगर पंचायत, ठीक है, अब जैसे आप छत्तीसगढ़ में है या कहीं भी है वहां पे आपको ग्राम पंचायत मिलेगी, नगर पंचायत मिलेगी, तो पूछता है नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन कौन होता है? नामित, पहला ऑप्शन है नॉमिनेटेड मेंबर्स, नहीं नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा होता है राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का मेंबर है। बिल्कुल, राज्य विधानमंडल का जो मेंबर होगा वो जो नगर पंचायत का मेंबर है, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, और चौथा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल और लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधि। जी नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये सही है आपका कि लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का मेंबर है, राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, ये दोनों आपके नगर पंचायत के मेंबर्स होंगे। मतलब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, दूसरा और तीसरा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? सही हो गया। इस प्रकार से आप इसको भी यहां से पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची बनाना है। देखिए सूची बनाने की का प्रश्न आ गया है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हमको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, हमको कुछ नहीं आता है, ठंडी कब है, पर फिर भी हम भारत में रहते हैं, हमें पता है ठंडी कब आती है, गर्मी कब आती है, वसंत ऋतु कब आती है, उससे भी हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली ट्रिक के साथ, ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन के पीछे का मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा ट्रिक की अगर मैं बात करूं, अगर इस प्रश्न के ट्रिक की बात करूं मैं, तो मेरे को सबसे पहले बताइए गर्मी कब आती है, ठीक है, और ठंडी कब आती है? सबसे पहला जो है आपका शीतकालीन अपनांत, विंटर जो आपका है वो कब आता है? तो विंटर आपका आता है, हम लोग को विंटर वेकेशन मिलता है दिसंबर माह में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका शीतकालीन अपनांत। अब देखिए इसमें दिसंबर कहाँ है? 22 दिसंबर, तो पहले का ऑप्शन हो गया डी। क्लियर हो गया? अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, मैं अगर वसंत ऋतु की बात करूं, अगर ऑप्शन नंबर डी की, तो वसंत ऋतु कब आता है? सरस्वती पूजा के बाद, फरवरी के बाद, मार्च में। ठीक है, तो मार्च खोजिए कहाँ है, तो वसंत ऋतु आपका हो गया मार्च। अब यहां से अब ऑप्शन खोज सकते हैं, अगर आपको नहीं बनेगा तो भी आप यहां से बना सकते हैं। गर्मी कब रहती है? तो गर्मी रहती है आपकी मई जून में, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो जून में आपकी क्या हो गई? गर्मी हो गई। इस प्रकार पहले का ऑप्शन हो गया चौथा, ये देखिए यहाँ चौथा। उसके बाद सी का ऑप्शन हो गया 2, सी का ऑप्शन हो गया तो बिल्कुल सही जा रहा है, और डी का ऑप्शन हो गया 1, ये रहा डी का ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। अब बच गया आपका शरद ऋतु, तो सितंबर में आपका 7 से सितंबर, 7 से शरद ऋतु। क्लियर हो गया? ये रहा आपका बी का ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार आप इस प्रश्न को इजिली बहुत ज्यादा दिमाग लगाए बगैर भी बिल्कुल सही कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना 1 मार्क्स जो है या एक सही क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूगोल से, व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती हैं?
किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं, मतलब चलती हैं। तो याद रखिएगा 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण, इसका आंसर 30 से 30 याद रखना है आपको, 30 से 30। व्यापारिक हवाओं की अगर हम बात करेंगे तो वह 30 से 30 डिग्री उत्तर से, अच्छा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है ना, पहले ये भी हो सकता है कि 30 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री उत्तर, नहीं, 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण ही आपको सही आंसर लेकर के चलना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को हम क्या कहते हैं? तो नदी द्वारा अपर्दन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को हम पेनी प्लेन कहते हैं, याद रखिएगा, पेनी प्लेन। ना तो पेडी प्लेन होगा, ना लोएस होगा। लोएस जो होता है दोस्तों ये घास का मैदान होता है, ध्यान रखिएगा। लोएस क्या है आपका? घास का मैदान है, तो लोएस तो हो ही नहीं सकता है, और कास्ट का मैदान भी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? पेनी प्लेन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कश्मीर में सूफी सिलसिले की बात कर रहा है। हम जब सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मेरे उस वीडियो लेक्चर में मिल जाएं, और बहुत जल्द आपको सामाजिक विज्ञान के डे बाय डे जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें इन सारे क्वेश्चंस को थ्योरी के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ मैंने हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको, वहाँ पे पूरे MCQ क्वेश्चन को हाथ से लिखना पॉसिबल नहीं है, टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए डेली बेसिस पे क्या करता हूं मैं आपको PDF उसका बना करके नोट्स का और आपको लेक्चर फॉर्म के रूप में दे देता हूं। उसमें बहुत सारे कंटेंट को मैं ओरली बोलता भी हूं, तो आप अगर सुन भी लेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत जल्द मेरा प्रयास रहेगा कि वो सारे के सारे जो PDF मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो टेलीग्राम में आपको स्टडी सर्कल VC चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जा सके। 1 या 2 दिन के अंदर आपको सारे के सारे PDF जो है कंटेंट वहां पे अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में सबसे ज्यादा, देखिए किस सिलसिले की बात किया है? सूफी सिलसिले की बात किया है, और मध्यकालीन समय की बात किया है, ना तो प्राचीन की बात किया है ना तो आधुनिक काल की बात किया, ये मध्यकालीन समय की बात किया है, और जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था, तो ये सिलसिला था ऋषि सिलसिला। ठीक है, कौन सा सिलसिला था? ऋषि सिलसिला। क्लियर हो गया? जम्मू कश्मीर में ऋषि सिलसिला। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति, ये आपके सिलेबस में भी है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अकबर की राजपूत नीति के संबंध में असत्य है बोला है, ठीक है, गलत है पूछ रहा है, गलत है। राजपूतों को सैनिकों और प्रशासकीय पद पर साम्राज्य में दिया गया, ये बात सही है, क्योंकि अकबर का जो शासन था दोस्तों, ये ठीक है, ये राजपूतों के साथ इनका बहुत ज्यादा वैवाहिक संबंध था, बहुत ही अच्छा संबंध था, और उनको बहुत सारे जो मुगल काल में अकबर के समय में बहुत सारे राजपूतों को मुगल दरबार में बहुत उच्च पदों पर भी आसीन किया गया था। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, गलत की बात किया है, पहला सही है। दूसरा है, राजपूतों को मुसलमानों के समकक्ष सैनिक तथा प्रशासकीय क्षेत्रों में माना गया, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, राजपूतों को कुछ हद तक, ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर, नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि मुसलमानों की तुलना में उनको अच्छे पदों पर, प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति दी गई थी। किसको? राजपूतों को, क्योंकि अकबर ने बहुत जगह, पूरे के पूरे राजस्थान के कई सारे हिस्सों में आपका जो अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्त किया गया। और चौथा है, राजपूतों के प्रशासकीय मुखिया मुगल प्रांतों, ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब ये भी आपका सही बात हो गया, यही सही बात है, ये भी सही बात है। तो कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्त किया गया, ये ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि उसने उच्च पदों पर भी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल या कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता था? मुगलों का केंद्रीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत की तरह था, बादशाह झरोखा की पद्धति को अपनाते थे, मीर बख्शी का स्थान दूसरे मंत्रियों से अधिक होता था, वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अगर मैं मुगलों के केंद्रीय प्रशासन की बात करूं तो वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता था, ये आपका सही उत्तर है। वकील या वजीर कौन था? वो उनके केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। अगला प्रश्न है, देखिए ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकबर वाले, क्योंकि यहीं से आपका आने वाले टाइम में भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी? तो याद रखिएगा, मुगल काल में जब्ती प्रक्रिया, मुगल काल में जब्ती, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमि कर निर्धारण की प्रक्रिया
थी। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है? प्रतिकृति मतलब बिल्कुल ताजमहल के जैसा दिखने वाला कौन सा मकबरा है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा कि जो आपका ताजमहल है वो कहाँ स्थित है? ताजमहल है आगरा में। अब इन चारों ऑप्शन में अगर आपको तुक्का भी लगाना है, ट्रिक भी लगाना है, तो मैं आपको फाइनल आंसर भी बताऊंगा। सबसे पहले बताइए ताजमहल कहाँ है, ठीक है? दिमाग में इमेजिन कीजिए ताजमहल कहाँ है। जहां ताजमहल होगा वहीं इस प्रश्न का आंसर होगा। ताजमहल कहाँ है दोस्तों? आगरा में है, तो आगरा ही इसका सही उत्तर है। आगरा में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? देखिए पूछा है सीमावर्ती जिला। सबसे पहले सीमावर्ती जिला वह जिला होता है जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श करता है, ठीक है? तो यहाँ पूछा है नहीं है। देखिए कोरिया आपका है, सूरजपुर आपका टच करता है, बलरामपुर भी आपका सबसे सर्वाधिक ऊपरी वाला जिला है। इसमें सरगुजा जो है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरगुजा। सरगुजा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर डिस्कस करते हैं। जनगणना 2011, इस टॉपिक से एक प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं या तो भारत का संबंध या तो छत्तीसगढ़ के संबंध में जरूर पूछेगा। छत्तीसगढ़ के संबंध में यदि पूछता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 60.24। याद रखिएगा 60-24, ठीक है? ये हो गया महिलाओं का, ये हो गया महिलाओं का, ठीक है? अगर मैं पुरुषों की बात करूं, मेल की बात करूं दोस्तों, तो मेल का है यहाँ पे, मेल का है 80। अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल का है दोस्तों 80.3%। मेल का कितना है? 80.3%, ठीक है? अच्छा, अगर ओवरऑल पूछे छत्तीसगढ़ में पुरुष और महिला का साक्षरता दर कितना है? पुरुष और महिला का साक्षरता दर अगर पूरे छत्तीसगढ़ में ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो 71.4%। क्लियर हो गया? देखिए अगर सिर्फ महिला की बात करेगा तो 60.24%। अगर सिर्फ पुरुष की बात करेगा, पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार तो 80.3%। और अगर पुरुष और महिला दोनों की बात करेगा दोस्तों तो 71.4%। अगर मैं इसी प्रश्न से अगर मैं भारत की बात करूं, अगर दोस्तों अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% भारत की, ठीक है? और अगर मैं इसमें महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं का है 65.46% ये डाटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और अगर ओवरऑल पुरुष और महिला का पूछेगा तो 74.04%। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी हो गई? 82.14% महिला की बात करूं 65.46% और पुरुष और महिला दोनों का ओवरऑल की अगर बात करूं भारत की साक्षरता दर 74.04%। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र का विकास का प्रमुख कारण क्या है? सिरगिट्टी कहाँ है? सिरगिट्टी मिलेगा आपको बिलासपुर में। सिरगिट्टी कहाँ मिलेगा? बिलासपुर में, ठीक है? अब पूछा है सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण है भैया ACCL, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल कोलफील्ड्स, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना। यहाँ पे कोयला प्रचुर मात्रा में है, इस कारण यहाँ पे सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र का स्थापना हो पाया है। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। बॉक्साइट से किसका निक्षेपण किया जाता है? एल्युमिनियम का। और सबसे ज्यादा बॉक्साइट मिलता है आपको फुटका पहाड़ में, ठीक है? फुटका पहाड़ कहाँ मिलेगा? फुटका पहाड़ मिलेगा कोरबा में, ठीक है? और कोरबा में ही मिलेगा कोसगई माता का मंदिर, ठीक? चलिए क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है भैंसा दरहा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है, यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है, यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है, यह कांगेर घाटी में है, यह कोटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है। दोस्तों संबंध नहीं है पूछा है, मतलब कौन सा गलत है? तो याद रखिएगा भैंसा दरहा जो है यह इंद्रावती में नहीं है, यह कांगेर घाटी में है। क्लियर हो गया? यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, मगरमच्छों का नैसर्गिक उपसरण है, कोटा हैदराबाद मार्ग पर यह स्थित है, ये भी सही है। तो भैंसा दरहा
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ संसदीय व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है, भारत की संसद काम करती है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर के, है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, संसदीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है मूल अधिकार से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है, यदि यह संविधान में लिखा गया हो, जी नहीं। यह संविधान में मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया हो, बिल्कुल सही बात है। वह जैसे हमारा जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, अभी कितने हैं वर्तमान में, 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको संविधान में संशोधन करके 1978 में क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क के तहत। क्लियर हो गया। फिलहाल यहां देखते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो, यह भी सही बात है, और इसे संविधान संशोधन की पद्धति से संशोधित किया जा सकता हो, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी आपको बताया, पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, अभी हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं, मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही हो गया। 2, 3, 4 कहां है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को वैधिक प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को संरक्षित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आप लोग ऑप्शन लगाने में गलती मत कीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए है 1 सही, ऑप्शन बी है 2 सही, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें आपको बिल्कुल ध्यान से लगाना है टिक, चाहे सी टेट है, चाहे सीजी टेट है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, आपको बहुत ध्यान से लगाना है पॉइंट को। क्लियर हो गया। अगला है, राज्यसभा के सभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही है, ठीक है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जाता है, जी नहीं, सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव काफी नहीं है। ऐसा संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। वो किसी भी को हटाने के लिए उपसभापति को या राष्ट्रपति जी को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा संकल्प जो निरपेक्ष बहुमत, जी नहीं, निरपेक्ष बहुमत से पारित नहीं होगा। ऐसा संकल्प जो सदन के तत्कालीन, बिल्कुल, जो सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, मतलब उस समय कितने लोग उस सदन में हैं उनके समस्त के बहुमत से ये पारित होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 2 और 4। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4 पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पूछा है सही क्या है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, जी हाँ, महामहिम राष्ट्रपति जी के परामर्श करके उनसे इसको लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक जो है दोस्तों, ये आपका भारतीय संविधान के, ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है वित्त विधेयक, ठीक है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 112, धन विधेयक अनुच्छेद 110, और अगर वित्त आयोग की बात करेंगे तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280। इस प्रश्न से संबंधित 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, वित्त विधेयक अनुच्छेद 112, धन विधेयक अनुच्छेद 110 और वित्त आयोग अनुच्छेद 280। क्लियर हो रहा है। और वित्त विधेयक को किसके पटल पर रखा जाता है, तो लोकसभा के पटल पर रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें राज्यसभा को कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया है वित्त विधेयक। अगर लोग, अच्छा, निर्धारित कौन करेगा कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नॉर्मल विधेयक है, तो यह लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने कह दिया कि ये विधेयक वित्त विधेयक है तो वह वित्त विधेयक के रूप में ही शामिल होगा, ठीक है। और वित्त विधेयक के लिए राज्यसभा को कोई पावर नहीं दिया गया है। राज्यसभा उसको कुछ दिन तक रोक के रख सकती है। राज्यसभा सिर्फ लोकसभा से सिफारिश कर सकती है कि हाँ भैया ये चेंजेज आपको करने चाहिए या आप कर दीजिए इसमें। उसके लिए भी बोलता है कि लोकसभा मजबूर नहीं है। लोकसभा, अगर लोकसभा को लगेगा कि हाँ इसमें कोई संशोधन करना चाहिए इस विधेयक में, तो लोकसभा करेगी, अन्यथा लोकसभा उसको एज इट इज पास कर देगी। इसमें राज्यसभा को कोई खास अधिकार नहीं दिया गया है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक करके रख सकती है, जी हाँ, कुछ दिन तक उसको रोक करके रख सकती है। मतलब आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। देखिए सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन क्या है। आज का पीडीएफ थोड़ा ब्लर है दोस्तों,
ब्लर ये जो स्कैन हुई है, स्कैन में ही ये ब्लरिंग आई हुई है, ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन क्या है? एक एकीकृत और स्वतंत्र विषय, बौद्धिक और प्रयोग विषय, विज्ञान के व्यवहारिक परिणाम, इनमें से कोई नहीं जी। या सामाजिक अध्ययन, ध्यान रखिएगा, आजकल ये प्रायोगिक विषय बन गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटिंग सब्जेक्ट बन गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटेलेक्चुअल एंड एक्सपेरिमेंटिंग सब्जेक्ट, बौद्धिक एवं प्रायोगिक विषय। किसने कहा था सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्रक्रिया का परिणाम है? यह पूछा है, परिभाषा का फॉर्म में पूछा है। किसने कहा था सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन प्रतिक्रिया का ही परिणाम है? ये स्पेंसर साहब ने कहा था। क्लियर हो गया? किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? ठीक है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक, ब्रीफ एंड प्रैक्टिकल, क्लियर एंड अचीवेबल, ऑल ऑफ द अबव। जी बिल्कुल, इस सारे के सारे हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य की बात करेंगे तो विशिष्ट भी हैं, संक्षिप्त भी हैं, स्पष्ट भी हैं और ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण को नियमित शिक्षण से अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? यह बदलती परिस्थितियों के लिए अनुत्तरदायी है। अरे ये तो भैया नेगेटिव बोल दिया, अनुत्तरदायी नेगेटिव बोल दिया, मतलब ये ऑप्शन को नहीं लेना है। प्रश्न पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव उत्तर। सेकेंड ऑप्शन, इसका मतलब लचीलापन। जी हाँ, लचीलापन है, विश्लेषण है, जागरूकता है। बिल्कुल, ये जागरूकता वाला ऑप्शन पॉजिटिव है, इसको ले लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, या इनमें से सभी का ज्ञान होना चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को, है ना? क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, गुप्त काल। इसका मैं जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं, मौर्य काल का एक टॉपिक मिलेगा आपको, एक टॉपिक मिलेगा गुप्त काल का। उसमें आपको इसके 90% कंटेंट एक साथ मिल जाएंगे। कालिदास लिखित मेघदूतम, विशाख दत्त लिखित देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक लिखित मृच्छ कटिकम, शूद्रक ने मृच्छ कटिकम लिखा था, है ना? अगर मैं बात करूं तो गुप्त काल, प्रश्न पूछा है गुप्त काल के किस ग्रंथ में राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण, मतलब गुप्त काल के राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण किसमें मिलेगा? तो कामंदक लिखित नीति सार में आपको यह प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कामंदक लिखित नीति सार में आपको गुप्त काल के प्रशासन का सुंदर विवरण मिल जाएगा। अगला प्रश्न भी देखिए, ये मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित है। पूछा है सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इसमें से सारा नहीं भी याद है दोस्तों, जैसे आर्यभट्ट का क्या है, ब्रह्मगुप्त का क्या है, आप यहां से इजिली इस क्वेश्चन को अगर 2-3 भी आपको याद है तो आप यहां से पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे याद है, जैसे सबसे पहले याद रहता है पलकाव्य का क्या है, हस्तायुर्वेद। पलकाव्य दिख रहा होगा 5वें नंबर पे, इनका है हस्तायुर्वेद। ये हो गया हस्तायुर्वेद, 5वें का हो गया बी। अब 5वें का बी खोज लीजिए, उसके बाद वहां से पॉइंट आउट टिक करते जाइए। पहला आर्यभट्ट का क्या है दोस्तों? आर्यभट्ट जी का है सिद्धांत सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट का है सूर्य सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त की बात करूंगा तो ब्रह्मगुप्त कौन से हैं आपके? ब्रह्मगुप्त का है खंड खांडक्य। ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा खंड खांडक्य। वरामिहिर का है बृहत संहिता। वरामिहिर का है बृहत संहिता। अब क्या बच गया? भास्कर। भास्कर का क्या हो जाएगा? सिद्धांत शिरोमणि। भास्कर का क्या हो जाएगा दोस्तों? सिद्धांत शिरोमणि। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले का क्या है? फर्स्ट का देखिए सी। फर्स्ट का सी आपका देखिए सिर्फ इसमें है और इसमें है, ठीक है। इसमें फिफ्थ का बी भी है। दूसरे का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, दूसरे का है डी। दूसरे का डी आपका हाँ इसमें है, तो दूसरे का डी आपका सिर्फ इस ऑप्शन में, मतलब आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो हो गया वो सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच बिहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान थे? तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कूच में शंकर देव विद्यमान थे, याद रखिएगा शंकर देव, है ना। अगला है कृष्ण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख संत कौन कौन हुए, मतलब जिन्होंने कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा दिखाई है और कृष्ण के लिए, जैसे तुलसीदास, रामचरितमानस आपको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास और मीराबाई, है ना। ये दोनों कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा के 2 प्रमुख संत कौन हुए हैं? सूरदास और मीराबाई। अगला प्रश्न दोस्तों फिर देखिए, ये आ गया भक्ति और उससे सूफी सिलसिले से आ गया, है ना। चलिए बनाते हैं। पहला है शेख बहाउद्दीन जकारिया। जकारिया सुहरावर्दी सिलसिला से था।
जकारिया सुहरावर्दी सिलसिला से था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती से चिश्ती मिला दीजिएगा, चिश्ती से चिश्ती, चिश्ती से चिश्ती। शेख अब्दुल्ला सत्तारी का सत्तारी से मिला दीजिए। अब आपको इजी ऑप्शन बन जाएगा, पहले का बी दूसरे का ए, पहले का बी दूसरे का ए, पहले का बी दूसरे का ए। देखिए पहले का बी दूसरे का ए कहाँ कहाँ मिल रहा है, सिर्फ एक जगह दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए में। पहले का बी दूसरे का ए यही दिख रहा है, क्लियर है। और अब्दुल कादिर जिलानी का हो जाएगा थर्ड का सी, अब्दुल कादिर जिलानी का हो जाएगा आपका कदारिया, क्लियर है। चिश्ती का चिश्ती, सत्तारी का सत्तारी और जकारिया का सुहरा वर्दी। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पॉलीगैनोस परिवार, पॉलीगोनोस फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय। पॉली मतलब होता है बहुत सारा, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, मेनी। पॉलीगोनस परिवार में एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है, तो इस प्रकार जब एक पुरुष बहुत सारी महिलाओं के साथ रहता है तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीगोनस परिवार। अगला प्रश्न, जाति के तीन पहलुओं धर्मनिरपेक्ष वैचारिक एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया, रजनी कोठारी ने वर्गीकृत किया था। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, धर्मनिरपेक्ष वैचारिक एकीकृत को किसने वर्गीकृत किया, रजनी कोठारी ने। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक लिखी है वेस्टरमार्क जी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए किसे जाना जाता है, तो भारत में फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए जॉन ब्रेमेन को जाना जाता है, जॉन ब्रेमेन को जाना जाता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है, नहीं है पूछा है, फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं है की बात किया है। तो पुरातात्विक स्थल, लोक साहित्य, इमारतें, साहित्य, साहित्य भी है, इमारतें भी हैं, पुरातात्विक स्थल भी है, ठीक है। तो लोक साहित्य जो है दोस्तों याद रखिएगा, फोक कल्चर, फोक, ठीक है, फोक जो है आपका लोक साहित्य ये नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरंग के जैन मंदिर को क्या कहते हैं, तो आरंग मिलेगा आपको दोस्तों रायपुर में, और आरंग को मंदिरों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स, आरंग को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। आरंग के जैन मंदिर को हम भांड देवुल मंदिर के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य के केशकाल घाटी, केशकाल घाटी मिलेगा आपको कहाँ पे, कोंडागांव में मिलेगा, ठीक है। इसमें 12 मोड़ हैं, केसलू नामक व्यक्ति के नाम पे इसका नाम केशकाल घाट पड़ा है। 12 मोड़ में एक मोड़ में आपको सती माता का मंदिर मिलेगा, जिसे हम तेलिन सती माता का मंदिर कहते हैं, ठीक है। कोंडागांव नारंगी नदी के तट पे बसा हुआ है, और इसे फूलों, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी पूछेगा तो उसी को कहते हैं, केशकाल की घाट को ही हम क्या कहते हैं, फूलों की घाटी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा का मेला। देखिए महानदी जहां भी आएगा तो वही महर्षि श्रृंगी ऋषि उनके नाम, उन्हीं के जो शिष्य थे महानंदा, जब इनके कमंडल से पानी निकला और महानदी का उद्गम हुआ तो महानंदा जी के नाम पे क्या पड़ गया आपको, महानदी। तो श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ मिलेगा आपको, धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के पूर्व 1920 में, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, इसको आयोग ने इसे विलोपित कर दिया था, इसलिए हम भी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका फाइनल उत्तर नहीं है, हम इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। दाऊ रामचंद्र देशमुख का लोक नाट्य कारी के कहानीकार, देखिए यहां से भी आपको प्रश्न पूछा है बट यहां आपको नहीं पूछेगा इस एग्जाम में, पर सीजी टेट या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है। कारी के कहानीकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, सूची जमाना है दोस्तों, मराठों के साथ की गई संधियां और उनके वर्ष, सलबाई की संधि, बेसिन की संधि, सुरजी अंजनगांव की संधि, राजापुर घाट की संधि। एक प्रश्न यहां से बहुत पूछता है आपको छत्तीसगढ़ एग्जाम में, मराठा से संबंधित। सलबाई की संधि हुई थी 1782 में, ये एकदम सही है, पहले का पहला। बेसिन की संधि 1802, सुरजी अंजनगांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1805, मतलब ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। सहायक संधि की नीति कौन अपनाया दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो प्रथम,
लॉर्ड लैंसडाउन या लॉर्ड डलहौजी? तो सहायक संधि अपनाई थी आपके लॉर्ड वेलेजली जी के द्वारा। सहायक संधि किसने अपनाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने। जबकि लॉर्ड डलहौजी का क्या था? हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी का क्या था? हड़प नीति। हड़प नीति था, है ना? ये तो आप सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब देखिए ये 1857 की क्रांति, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यही सेम प्रश्न या यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। 1857 की क्रांति के नेता और उनका स्थान पूछा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर सबसे सिंपल है कि सिंपल तो खैर सभी है, अगर आपको याद है तो बख्त खान। बख्त खान जी दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब, अहमदुल्ला शाह और कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे, तो बिहार न दे करके देखिए यहाँ पे आरा दिया हुआ है। आरा भी आपका बिहार में है, ठीक है। अब आपको मान लीजिए नाना साहब और अहमदुल्ला शाह का नहीं पता है, ठीक है। नाना साहब वैसे कानपुर से थे। अब ऑप्शन मिला लेते हैं हम। पहले का डी। ऑप्शन कैसे काटना है ध्यान दीजिएगा। पहले का डी सिर्फ एक में ही है दोस्तों, मिल गया चौथा और ये फोर्थ पॉइंट। पहले का डी हो गया, दूसरे का ए। बताया मैंने आपको नाना साहब कहाँ पे? नाना साहब कानपुर, अहमदुल्ला शाह लखनऊ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कौन सा कथन असत्य है? देखिए मैं आपको कुछ चीज यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो सिर्फ सुनते जाइएगा। 1857 का जब दोस्तों विद्रोह हुआ था ना, उस विद्रोह में जो अंग्रेजी सेना थी, उस अंग्रेजी सेना में बहुत सारे गोरखा थे, पंजाबी थे, सिख रेजिमेंट थी, है ना, थी। उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो फलस्वरूप जब 1857 की जब क्रांति खत्म हो गई, तो खत्म होने के बाद गोरखा, सिख, पढ़न इनकी भर्ती नहीं की गई सेनाओं में। अंग्रेजों की सेनाओं में इनकी भर्तियों को रोक दिया गया। तो पूछा है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आपको चारों सही मिलेगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। लेकिन असत्य की बात अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में, मतलब उस समय तो अंग्रेजी सेना थी, सिख, पढ़न और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, असत्य की बात किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 135। पूछा है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अभी संविधान का प्रश्न आ गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि हमको शरीर के साथ आप उसको मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, तो कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उस व्यक्ति मतलब पुलिस को आदेश देती है कि आप इसको सशरीर उपस्थित कीजिए, ठीक है, सशरीर क्या करिए? उपस्थित करिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हो गया? हमें शरीर चाहिए। परमादेश, परमादेश का संधि विच्छेद करिए। परम धन आदेश, हम आदेश देते हैं। परम धन आदेश, हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा लेख का मतलब होता है कि आप किस अधिकार से, किस हैसियत से वो काम कर रहे हैं। तो अधिकार परीक्षा लेख का हो गया किस अधिकार से, और उत्प्रेषण मतलब होता है पूर्णतया सूचित करें, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, पहले का तीन ये रहा, और उसके बाद दूसरे का हो जाएगा एक। दूसरे का एक कहाँ है दोस्तों? दूसरे का एक ये रहा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर, सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। बिल्कुल यही सही पॉइंट है आपका, सबसे बड़ा उत्तर सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट विधि में एक क्वेश्चन तो सैकड़ों बार पूछा है किसी न किसी विषय में, कहीं ना कहीं रिपीट कर करके। प्रोजेक्ट विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट विधि का जो प्रतिपादन था दोस्तों, ये किलपैट्रिक साहब ने किया था, ठीक है। किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है? अनुभव का नियम, उद्देश्य का नियम, ठीक है, सामाजिक अनुभव का नियम या तैयारी का नियम। इनमें से कौन सा नियम नहीं है? देखिए अनुभव का नियम ये है, ठीक है, अनुभव का नियम है, उद्देश्य का नियम भी है, सामाजिक अनुभव का नियम भी है, पर तैयारी का नियम जो है, ये इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं है पूछा है तो तैयारी का नियम जो है प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है। अगला है, प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में क्या विकसित करता है? आलोचनात्मक सोच, सहयोग, सृजनात्मकता, सब विकसित करता है। उपरोक्त सभी वाले में तो सभी लगा देना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के कौन से क्षेत्रों में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है? अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास। देखिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अंदर हम सब पढ़ते हैं, तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची मिलाना है।
मैंने आपको सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता का जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि कहाँ पे सिंधु काल में मृत्यु के बाद कैसे कैसे दफनाते थे। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, काली ईंट। काली ईंट याद रखिए, सारा का सारा प्रश्न आपका यहाँ से बन जाना चाहिए। देखिए काली ईंट से अगर मैं लगाऊं तो ये रहा कालीबंगन और ये रहा ईंट, मतलब थर्ड का ए। थर्ड का ए देखिए दोस्तों, थर्ड का ए, अच्छा मजे की बात, थर्ड का ए दो जगह है, यहाँ भी है, इस पॉइंट में भी है थर्ड का ए और यहाँ भी है थर्ड का ए। तो कौन सा सही आंसर हो सकता है? अब हमें एक और याद रखना पड़ेगा, जैसे हड़प्पा। हड़प्पा में क्या करते थे? बक्सों में समाधान करते थे। हड़प्पा में बक्सों में समाधान करते थे। फर्स्ट का बी, अब देखिए इन दोनों ऑप्शन में, मतलब बी और सी में फर्स्ट का बी कहाँ है? यहाँ मिल रहा है मुझे, बस यही सही आंसर है। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी। लोथल में क्या करते थे? लोथल में दोहरा समाधान था और सुतकोतदा में बर्तनों में करते थे। क्लियर हो गया? इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे दो स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं, कोल्डिहवा और मेहरगढ़। मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको बताया हुआ है वीडियो लेक्चर में, कोल्डिहवा और मेहरगढ़। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 और 3, जिसमें ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है? देखिए मैं आपको बताऊं, वैदिक संस्कृति की अगर बात करेगा ना तो वैदिक संस्कृति में सबसे पहले खोजिएगा यज्ञ, हवन, गाय, यही सब सबसे पहले इसका आंसर होता है। वैदिक संस्कृति मतलब यज्ञ हवन आपको खोजना है। देखिए अब इन चारों में अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन वैदिक संस्कृति सीधी सरल थी, वैदिक संस्कृति ने महिला सशक्तिकरण, वैदिक संस्कृति एकेश्वरवाद, वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया। तो वैदिक संस्कृति के संबंध में कौन सा सत्य हो गया? यज्ञों पर महत्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलाव नहीं है? कलिंग, जौगढ़, उत्तरापद, तक्षशिला, ये सब राजधानियां दिया हुआ है दोस्तों। ये सब आपका अशोक जब था मौर्य काल में, उस समय आपको उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी थी और अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जबकि कलिंग की राजधानी जौगढ़ नहीं था। इसमें पूछा है कौन सा मिलान सही नहीं है? कलिंग का जौगढ़ नहीं था। क्लियर हो गया? बाकी उत्तरापद सही है, दक्षिणापद सुवर्णगिरी सही है, अवंती का उज्जैन भी सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है? तो मध्य प्रदेश के गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख प्रथम में अशोक का नाम अशोक राजा देखने को मिलता है। इसका ही मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बना करके वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। अगला है, एटॉल क्या है? एटॉल जो है दोस्तों एक प्रवाल भित्ति है जिसका आकार घोड़े के नाल के समान होता है। एटॉल क्या है? एक, सही पूछा है ना? हाँ, एटॉल क्या है? घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति है जो लाल सागर, चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में पाई जाती है। दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, दोनों सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका ज्योग्राफी। भारत स्थित है 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर, गलत। 8 4 से 37 6, 8 30 से 27, गलत है। सब छोड़िए, इसमें याद रखिएगा भारत की जो स्थिति है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 68 7 से 97 25 है शायद। हाँ ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? 8 4 से 37 6, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 7 से 97 25। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आपको ट्रिक बताऊंगा एक तो। ठीक है दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको। इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अलमाटी बांध कावेरी नदी पे बना हुआ है, मेटूर बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है, गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा है ना? मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। अब देखिए, अलमाटी की बात करूं तो ये मट्टी याद रखिएगा। मट्टी छोटे में बचपन में मट्टी कौन खाता था? तो मट्टी खाते थे हमारे कृष्ण भगवान जी। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, जबकि मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। क्लियर हो गया? अलमट्टी, मट्टी याद रखिएगा, मिट्टी कौन खाता है? कृष्ण भगवान। तो अलमट्टी बांध कावेरी नदी पे नहीं है, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पे है और मेटूर बांध आपका कावेरी नदी पे है। गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पे है, ये राजस्थान मध्य प्रदेश में मिलेगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है, तो क्या हो जाएगा? केवल 3। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य में जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र,
उड़ीसा एवं जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से जम्मू कश्मीर के इलाके में अधिक वर्षा नहीं होती है। और हमारा अंतिम प्रश्न आज का इस सेट का, अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, मैंने बहुत प्रयास किया है इसको हेल्पफुल बनाने का, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यही हमारा मोटिवेशन है कि इतने इतने प्रश्न आपको बेस्ट कंटेंट के साथ फाइनल आंसर आयोग ने क्या जारी किया उसको मिलाते हुए और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम आपको सारे के सारे इस वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, सही सुमेलित करना है पीली क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति। देखिएगा, हरित क्रांति हम सब जानते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन हेतु था, कृषि उत्पादन हेतु था, है ना। हरित क्रांति किस लिए था? खाद्यान्न उत्पादन हेतु। मतलब दूसरे का ऑप्शन देखिए क्या सही मिल जाएगा हमें, सी। दूसरे का ऑप्शन क्या मिल जाएगा दोस्तों? सी मिल जाएगा, है ना। दूसरे का ऑप्शन मिल गया हमको यहाँ फटाक से सी। पहला है पीली क्रांति। पीली क्रांति की बात करूंगा, तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पीली क्रांति लाई गई थी। पहला हो गया पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। अब बचा नीली क्रांति और भूरी क्रांति। नीली क्रांति का संबंध मछली से है दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली से है। और भूरी क्रांति का संबंध है ऊन उत्पादन से। ठीक है, ऊन उत्पादन से। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? फर्स्ट, सेकेंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का डी, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से मैं आपको जब कुछ दिन बाद भूगोल में कुछ बताऊंगा तो यहाँ से और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, बायोडीजल के लिए क्या है, जेट्रोफा क्या है, वो सारी चीजें आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको ये 60 प्रश्न से बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई होगी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलेंगे इसके साथ ही बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।